मिस्टर श्याम के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और इसी पॉलिसी की कवरेज के तहत वो एक इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। एडमिट होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम का अप्रूवल हॉस्पिटल द्वारा डाल दिया जाता है और कुछ ही घंटों बाद कैशलेस क्लेम का अप्रूवल भी आ जाता है और इलाज शुरू कर दिया जाता है। अब मिस्टर श्याम की जो ये ट्रीटमेंट है ये चलती है अगले 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद जब हॉस्पिटल से छुट्टी लेने की बारी आती है तब उन्हें एक सरप्राइजिंग फैक्ट पता चलता है, वो ये कि उनके पूरे इलाज का जो बिल आया है वो आया है 1,20,000 रुपए और इस अमाउंट में से 18,000 रुपए के खर्चे इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव ही नहीं किए हैं। यानी अब ये पैसा मिस्टर श्याम को अपनी जेब से देना होगा। ये कौन से खर्चे हैं जो इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव नहीं किए हैं? ये डिडक्शंस क्लेम अप्रूव होने के बाद भी कैसे हो सकती हैं? आप इनसे कैसे बच सकते हैं? हॉस्पिटल से आपको क्या बात करनी चाहिए? इंश्योरेंस कंपनी से किस तरह की रियायत आपको मिल सकती है? ये सब आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव होने के बाद भी होने वाले टॉप 5 डिडक्शंस के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपको इनकी जानकारी पहले से होगी, आप इनको पहले से जानते और समझते होंगे, तो चांसेस हैं कि कभी जब आपका क्लेम आएगा तो ये डिडक्शंस आपके क्लेम से ना हो। तो देरी नहीं करते हैं और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली डिडक्शन जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अप्रूव होने के बावजूद भी आपके क्लेम अमाउंट से हो सकती है, वो है प्रोपोर्शनेट डिडक्शन। ये आपकी पॉलिसी के रूम रेंट कैटेगरी से रिलेटेड है। बहुत सारी पॉलिसीज में रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं होती है, तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी में कोई भी रूम रेंट लिमिट है, चाहे वो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की है, ट्विन शेयरिंग रूम है, सिंगल प्राइवेट एसी रूम, डीलक्स, सेमी डीलक्स, कोई भी कैटेगरी डिफाइंड है या फिर कोई अमाउंट डिफाइंड है आपके सम इंश्योर्ड का 1%, 2%, अगर आप इस लिमिट को या इस कैटेगरी को एक्सीड करते हैं, इलाज के दौरान अपनी बताई गई कैटेगरी से ऊपर वाला रूम लेते हैं या बताए गए खर्चे के लिमिट से ज्यादा वाला रूम लेते हैं, और इसकी वजह से आपके क्लेम अमाउंट से अच्छे खासे पैसे कट सकते हैं। अब प्रोपोर्शनेट बिलिंग जो है वो क्या सभी पॉलिसीज में एप्लीकेबल है? यहां पर 2 बातें आपको नोट करनी है। अगर आपकी पॉलिसी में कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं है तो प्रोपोर्शनेट डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अगर इलाज के दौरान आपके रूम को अपग्रेड करने से आपके इलाज का खर्चा भी बढ़ जाता है तो इसका मतलब आपका हॉस्पिटल डिफरेंशियल बिलिंग फॉलो कर रहा है, यानी अलग रूम के लिए अलग एक्सपेंसेस। तो जो ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो डिफरेंशियल बिलिंग फॉलो करते हैं वहां पर प्रोपोर्शनेट डिडक्शन जरूर एप्लीकेबल होगी। अब बारी आती है कि प्रोपोर्शनेट डिडक्शन वाली जो कटौती है इससे कैसे बचा जाए। तो यहां पर 2 तरीके हैं। सबसे पहला तो आपको कोशिश करनी है कि आपकी जो पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके अंदर कोई रूम रेंट लिमिट ना हो, और अगर कोई रूम रेंट लिमिट है तो आप उस रूम रेंट कैटेगरी के अंडर ही इलाज लें, यानी उससे ऊपर वाली कैटेगरी इलाज के दौरान चूज ना करें। हो सकता है आपकी जो रूम रेंट कैटेगरी है उस कैटेगरी के रूम्स अवेलेबल हॉस्पिटल में ना हो, तो उससे नीचे वाली कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में हम परमानेंट रहने के लिए नहीं जा रहे हैं, हमें कुछ टाइम के लिए इलाज लेना है, और अगर हमें पूरा क्लेम मिल जाता है तो इलाज के साथ साथ ये हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं बनेगा एज ए प्रोपोर्शनेट डिडक्शन। दूसरी डिडक्शन जो आपके टोटल क्लेम अमाउंट से हो सकती है वो है हॉस्पिटल के कुछ इंटरनल चार्जेस। ये ऐसी हेडिंग्स होती हैं जिनको इंश्योरेंस कंपनीज एंटरटेन नहीं करती, यानी इनका एक्सपेंस वो नहीं देती, क्योंकि ये वाले खर्चे डायरेक्टली आपके इलाज से रिलेटेड नहीं है और ये इंश्योरेंस कंपनीज को रीजनेबल नहीं लगते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सबसे पहला जो सबसे कॉमन जो एक्सपेंस है वो है एडमिशन चार्जेस। एडमिशन चार्जेस में बहुत सारी कंपनीज अप्रूवल नहीं देती हैं, इसके एक्सपेंस नहीं देती हैं। रीजन क्या है? जब यहां पर ओपीडी का एक्सपेंस कस्टमर ने पे किया है, उसके साथ में ट्रीटमेंट का एक्सपेंस पे किया है, तो बीच में एडमिशन चार्जेस कौन से चार्जेस हैं? इसके अलावा कुछ हॉस्पिटल्स आपसे रिकॉर्ड मेंटेनेंस चार्जेस या इसी तरह के और भी अलग अलग चार्जेस ले सकते हैं। तो इस तरह की अगर कोई भी हेडिंग अगर आपको अपनी इनवॉइस में, अपने बिलिंग में दिखे तो वहां पर हॉस्पिटल से आपको जरूर सवाल पूछना है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज डेफिनेटली इसकी कटौती आपके क्लेम अमाउंट से करने वाली हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी चार्जेस हैं जो ट्रीटमेंट से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, उनमें भी इंश्योरेंस कंपनीज डिडक्शंस कर सकती हैं। जैसे कि सबसे कॉमन जो डिडक्शन है वो है आरएमओ चार्जेस। रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर वो डॉक्टर हैं जो हॉस्पिटल में रहते हैं और वो पेशेंट्स को संभालते हैं, तो उनके जो विजिटिंग चार्जेस हैं वो भी काफी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज में डिडक्ट किए जाते हैं, और ये आपकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पर भी वेरी करता है कि आप क्या ट्रीटमेंट लेने के लिए गए थे, वहां पर इन विजिट की जरूरत थी या नहीं। इसके अलावा असिस्टेंट डॉक्टर फी है और इस तरह की और भी एसोसिएटेड जो सर्विसेज हैं उनमें भी डिडक्शंस की जा सकती हैं। अब सबसे जरूरी सवाल ये आता है कि ये बिलिंग क्या होती है, क्या क्या खर्चे जोड़े जाते हैं? ये तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हमारे एंड पे कुछ भी इसमें पॉसिबल नहीं है, तो हम इनसे कैसे बच सकते हैं? इसके बारे में आपको अपने हॉस्पिटल से ही बात करनी होगी। आप उनसे बात कर सकते हैं कि ये वाले चार्जेस इंश्योरेंस कंपनी रिम्बर्स नहीं करने वाली है, इसका अप्रूवल नहीं आएगा, तो या तो इन चार्जेस को किसी और हेड्स में
एडजस्ट किया जाए जो कि अप्रूवेबल एक्सपेंसेस हैं, या फिर इनमें कुछ डिस्काउंट्स आपको दिए जाएं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप कोई भी खर्चा अपनी जेब से आप उनको यहां पर पे करें। तो इसका सोल्यूशन आपके लिए हॉस्पिटल जरूर कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको उनसे बात करनी होगी। एक बार अगर इनवॉइस जनरेट हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट हो जाता है, उसके बाद इन्हें चेंज या इन्हें रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, तो उससे पहले ही आपको ये चीजें वेरीफाई करनी होंगी। तीसरी डिडक्शन आपके क्लेम अप्रूव होने के बाद भी जो हो सकती है वो है कंज्यूमेबल आइटम्स की। ये वो नॉन मेडिकल आइटम्स हैं जो इलाज में इस्तेमाल तो होते हैं, लेकिन ये मेडिकल कैटेगरी के नहीं होते हैं। अब इसमें भी आपके टोटल बिलिंग अमाउंट का 5 से 10% तक का अमाउंट हो सकता है जो कि डिडक्ट किया जाए। ये डिपेंड करेगा कि क्या ट्रीटमेंट ली गई है। कुछ सर्जरीज हैं जिनमें ज्यादा कंज्यूमेबल आइटम्स लगते हैं, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट हैं जिनमें ज्यादा कंज्यूमेबल आइटम्स इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन 3 से 5-7% का तो बिल्कुल श्योर है कि हॉस्पिटल ये चार्जेस लगाने ही वाला है, जिनको इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है कवर ना करें। हालांकि बहुत सी पॉलिसीज के अंदर इनबिल्ट कंज्यूमेबल्स का कवर आता है, लेकिन कुछ पॉलिसीज में आपको एड ऑन के तौर पर ये लेना होगा। इस केस में आपको पॉलिसी खरीदते टाइम ही ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी में कंज्यूमेबल अगर स्टैंडर्ड पॉलिसी में नहीं है तो आपको अलग से एड ऑन लेना चाहिए, अगर आप इस डिडक्शन से बचना चाहते हैं तो। और खास बात यह है, जो ये कंज्यूमेबल आइटम है ये हर क्लेम का हिस्सा है, यानी ऐसे क्लेम बहुत ही रेयर है जिनके अंदर कंज्यूमेबल आइटम एडेड ना हो। तो डेफिनेटली ये डिडक्शन आपके हर क्लेम से होने ही वाली है, तो अपनी पॉलिसी में एड ऑन लेना ना भूलें अगर आपकी स्टैंडर्ड पॉलिसी में ये नहीं है तो। इसके साथ साथ एड ऑन लेते टाइम भी आप एक चीज चेक कर सकते हैं, एनेक्सर 1 की लिस्ट 1 के अंदर जो मोस्ट कॉमन यूज्ड कंज्यूमेबल आइटम्स है वो कवर हो जाते हैं, जो ज्यादातर कंपनीज ऑफर करती हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज चाहते हैं, एक्सटेंसिव कवरेज, ज्यादातर नॉन मेडिकल आइटम्स को कवर करना चाहते हैं, तो कुछ कंपनीज एक्स्ट्रा एड ऑन्स के साथ एनेक्सर की चारों लिस्ट 1, 2, 3, 4 लिस्ट के नॉन मेडिकल आइटम्स को भी कवर करती हैं। आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको पे करना हो। नेक्स्ट जो डिडक्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल छुपा रुस्तम है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब इसने आपके पैसे क्लेम अमाउंट से डिडक्ट करवा दिए। ये है इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन। इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन क्लोज क्या कहता है कि कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुई है, सिर्फ जांच करने के जो खर्चे हैं वो ये प्लान कवर नहीं करेगा, वो इस क्लेम में आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन यहां पर तो कैशलेस क्लेम का अप्रूवल आ चुका है, तो अब ये कंपनी ये बात कैसे कह सकती है? बिल्कुल कह सकती है। अगर कोई प्रोसीजर, कोई टेस्ट, कोई डायग्नोस्टिक, कोई मेडिसिन ऐसी है जो फिलहाल ये ट्रीटमेंट का अप्रूवल आया है इससे रिलेटेड नहीं है, डॉक्टर ने अपनी मर्जी से इंटेंशनली या सिर्फ थोड़ा सा सेफ रहने के लिए और कोई रिलेटेड डायग्नोसिस करने के लिए अगर इन टेस्ट और डायग्नोस्टिक्स को परफॉर्म किया है, कोई मेडिसिन दी है, तो हो सकता है इनका डिडक्शन आपके क्लेम अमाउंट से हो जाए। तो इससे आप बचें कैसे? इसके लिए सबसे पहले तो जब डॉक्टर आपके डायग्नोसिस करते हैं तो जो भी अटेंडेंट वहां पर अवेलेबल हैं वो एक बार इंक्वायरी जरूर करें कि डॉक्टर क्या टेस्ट लिख रहे हैं, क्यों उसकी जरूरत है, और ये जो टेस्ट हैं ये आपके इस डायग्नोसिस से ही, इस ट्रीटमेंट से ही रिलेटेड होने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर ये इंसिस्ट करते हैं कि हमें सेफ्टी के लिए, हमें एहतियात के तौर पर ये टेस्ट भी करने चाहिए, तो इसके लिए जब ये अमाउंट डिडक्ट किया जाता है, आपके क्लेम अमाउंट से अप्रूव नहीं होता है, तो डॉक्टर ये रिकमेंडेशन भी लिख कर दे सकते हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन भी लिख के दे सकते हैं कि उन्होंने ये टेस्ट क्यों किए और इस इलाज से ये कैसे रिलेटेड थे और ये कैसे जस्टिफाइड हैं, यानी ये खर्चा इस ट्रीटमेंट से कैसे रिलेट करता है और ये आपको मिलना चाहिए। ये आप डॉक्टर से बाद में भी बात कर सकते हैं ताकि ये जो डिडक्टेड अमाउंट है ये आपको मिल सके। क्योंकि इलाज के दौरान आप हर एक टेस्ट के लिए, हर एक बात के लिए डॉक्टर को इंटरप्ट नहीं कर सकते, उनसे सवाल नहीं कर सकते, आप बाद में ऐसा कर सकते हैं ताकि ये जो टेस्ट हैं, जो मेडिसिन है, जो इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन क्लोज की वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव नहीं किए हैं, ये भी जस्टिफाई हो सके और इनका भी अमाउंट आपको मिल सके। फिफ्थ डिडक्शन जो आपके क्लेम अमाउंट से हो सकती है दोस्तों, वो है रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस। ये क्लोज हर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर है और इसे इंश्योरेंस कंपनी इस्तेमाल करती हैं हॉस्पिटल्स की ओवर चार्जिंग से बचने के लिए। अगर ये क्लोज नहीं है तो हॉस्पिटल्स अपनी मन मर्जी से जो भी प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं और फिर कोई एक स्टैंडर्ड प्राइस नहीं रहेगा किसी भी टेस्ट का, प्रोसीजर का, रूम रेंट का या ट्रीटमेंट का। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनीज रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लोज लगाती हैं। तो अगर आपके इलाज के दौरान कोई भी ऐसा प्रोसीजर या ऐसी सर्विस है जिसके लिए आपके हॉस्पिटल ने ओवर चार्ज किया है, वो पैसे भी इंश्योरेंस कंपनी आपके टोटल क्लेम अमाउंट से डिडक्ट कर सकती हैं। अब इससे कैसे बचा जाए? जब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होते हैं, अगर ये कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो आप हॉस्पिटल से पूछ सकते हैं किस ट्रीटमेंट के क्या एक्सपेंसेस हैं, रूम रेंट के क्या चार्जेस हैं, क्या हॉस्पिटल ने आपकी इंश्योरेंस कंपनी के कोई क्लेम इन्हीं चार्जेस के हिसाब से सेटल किए हैं, ये चार्जेस अप्रूव होते हैं या
या नहीं, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं आती है, तो वो आप हॉस्पिटल से डिस्कस कर सकते हैं। जो भी टीपीए डेस्क है वहां पर जाकर आप सब ये बातें कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आपको लगता है, अपने हिसाब से भी आपको लगता है कि ये चार्जेस थोड़े से ज्यादा हैं या रीजनेबल नहीं है, तो आप अपने एंड पे भी हॉस्पिटल से बार्गेन कर सकते हैं, जैसे कि आप तब करते हैं जब आपको ये खर्चा अपनी जेब से देना हो। ऐसा करने से क्या होगा, अल्टीमेटली जो पैसा क्लेम से रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लोज के तौर पे डिडक्ट किया जाएगा वो आपको ही अपने जेब से देना है। तो आप शुरुआती स्टेप्स में ही इसका ध्यान रखकर हॉस्पिटल से बार्गेन कर सकते हैं, ताकि सभी कुछ अंडर लिमिट्स चार्ज किया जाए। और मान लो शुरुआत में कुछ इमरजेंसी थी, आप इस स्टेप पर हॉस्पिटल से बात नहीं कर पाए, तो जब फाइनल इनवॉइस इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट होती है उससे पहले एक बार इनवॉइस को रिव्यू जरूर करें। उसके अंदर अगर कोई एक्सपेंसेस आपको रीजनेबल नहीं लगते हैं, आपको लगता है कि इनमें ज्यादा चार्जेस लगाए गए हैं, तो वो भी हॉस्पिटल से बात करके आप उसमें एडजस्टमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर ये इनवॉइस सबमिट हो जाता है उसके बाद आप करेक्शन इसमें नहीं करवा पाएंगे। तो ये जो डिडक्शंस हैं इनसे इस तरीके से आप बच सकते हैं। अब दोस्तों आपके मन में एक और सवाल भी आ रहा होगा कि मान लो इनमें से इमरजेंसी की वजह से या हम बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाए इस बात का और कोई डिडक्शन आपके क्लेम अमाउंट से हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी का जो अप्रूवल आता है, जैसा कि मिस्टर श्याम के साथ हुआ, उनमें से ये अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है। अब आप क्या कर सकते हैं? देखिए, हॉस्पिटल में रहते रहते आप एक फाइनल चांस और ले सकते हैं। जो टीपीए डेस्क है वहां पर जाकर बात करें और दोबारा से जो आपका ये अप्रूवल है, जितने अमाउंट का अप्रूवल आया है जिसके अंदर ये डिडक्शंस की गई हैं, उसे रिकंसिडरेशन के लिए डलवाइए। रिकंसिडरेशन का मतलब ये है कि दोबारा से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ये रिव्यू करेगी कि आपके इन चार्जेस को चेक किया जाए। अगर इनमें से कुछ ऐसी डिडक्शन है जो नहीं होनी चाहिए थे, उसका अप्रूवल आपको मिले, और जो वैलिड डिडक्शंस हैं आपकी पॉलिसी कवरेज के हिसाब से, उनका पैसा इंश्योरेंस कंपनी डिडक्ट कर सकती है। तो ये लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट चांस आपको जरूर लेना चाहिए अगर आपके अप्रूव्ड क्लेम से भी कुछ अनरीजनेबल चार्जेस डिडक्ट किए गए हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं इन 5 तरह की डिडक्शन से आप बिल्कुल सावधान रहेंगे, और अगर कभी आप क्लेम के दौरान इन्हें फेस करते हैं तो आप सारे प्रिकॉशंस, जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, उनको आप जरूर फॉलो करेंगे, और तभी आप अपनी क्लेम से डिडक्शंस को मिनिमम कर सकते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी से रिलेटेड, किसी भी पॉइंट से रिलेटेड आपका कोई सवाल है, इन डिडक्शन से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब हमेशा की तरह जरूर दूंगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक कर सकते हैं। जहां जरूरी हो इस जानकारी को शेयर भी कर सकते हैं, और खासकर जो मेरे एजेंट भाई हैं वो अपने क्लाइंट्स तक ये इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करें, क्योंकि ये डिडक्शंस जो होती हैं इनका डायरेक्टली उनके रिव्यूज के ऊपर बहुत फर्क आता है। पैसे डिडक्ट किए हैं इंश्योरेंस कंपनी ने, और अल्टीमेटली ये कह दिया जाता है कि एजेंट की पॉलिसी खराब थी या इन्होंने सर्विस अच्छी नहीं दी है। तो ये अवेयरनेस की इंफॉर्मेशन है, ये वीडियो अपने क्लाइंट्स तक आप जरूर शेयर करें, ताकि इस तरह की डिडक्शन से आपके क्लाइंट्स बच पाएं, क्योंकि हर बात के लिए आपके पास हो सकता है वो फोन ना कर पाए। उनको अगर पहले से इन बातों की जानकारी होगी तो वो इसे अपने आप इस्तेमाल करेंगे, और इससे आपके क्लाइंट्स के लिए आपकी सर्विस ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।